हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और हम लोग कर रहे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आईडीटी का 12th डे सीरीज अपने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। जीएसटी को पूरी तरह से बोथ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों खत्म हो चुका है। अब अपने बढ़ा है कस्टम की ओर। कस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन, ड्रॉबैक और बैगेज, तो अपने इसको कवर करेंगे। एंड वेयर हाउसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टाइम, तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, तो जाके वहां से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन के साथ। ये आईडीटी कंसाइज बुक में यूज करो, अब तक पता चल गया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। काफी लोगों ने परचेस किया और काफी अच्छे रिव्यूज मेरे को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन और कस्टम को भी अपने बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। वैल्यूएशन अपने करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन अंडर कस्टम, वैल्यूएशन अपना जीएसटी में भी वहां सेक्शन 15 डील करता था, यहाँ पे डील करता है सेक्शन 14। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यूएशन। वाओ, ये तो वहां पे भी वही था। यस, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। वाओ, वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। यस, वहां मतलब क्या बोल रहा हूँ, जीएसटी यार। ओके, सो वैल्यूएशन अंडर कस्टम डील्स करता है किसमें, सेक्शन 14 में। उसमें बोलता है वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या था, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। दोनों कंडीशन वहां पे भी थी। यहाँ पे एडिशनल 3 कंडीशन है। क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ऑन डिस्पोजिशन और यूज ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोज्ड बाय लॉ। जब कोई सामान इंपोर्ट होगा इंडिया में और इंपोर्ट हुआ, तो अपने जब उसका वैल्यू करेंगे, जब उसका वैल्यू अपने निकालेंगे, तो उस समय जो सेलर है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए कि ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ साउथ इंडिया में बिकेगा, नॉर्थ इंडिया में बिकेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। बट अगर लॉ कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए तो ऑब्वियसली वो तो वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दारू लेके आओ तो बिहार में नहीं बेच सकते हो, चूंकि लॉ ने मना किया हुआ है। तो ये रीजन है। ट्रांजैक्शन नॉट सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर विच वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, तुम्हारे ट्रांजैक्शन में कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे ट्रांजैक्शन में कंडीशन हो सकता है, पर तुम्हारे ट्रांजैक्शन में कोई ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसका अपने वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। नो फर्दर कंसिडरेशन टू अक्रू टू सेलर अनलेस एडजस्टेबल अंडर रूल 1, सॉरी रूल 10। तो अभी रूल 10 जब पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है। तो 14(1) क्या बोलता है, प्राइस का होना चाहिए ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, बायर सेलर रेटेड नहीं होना चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए अदर देन इम्पोज्ड बाय लॉ। एंड ट्रांजैक्शन में कोई ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसका अपने वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, और कोई भी फर्दर कंसिडरेशन फ्लो नहीं करना चाहिए सेलर को जो एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग रूल 10 में। अब रूल 10 क्या है वो भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, रिलेटेड का टीवी, मैंने क्या बोला, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, पर अगर रिलेटेड है तो भी टीवी मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू तो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर अगर when examination of circumstances of sale indicate that relationship did not influence price। रिलेशनशिप की वजह से प्राइस इंफ्लुएंस नहीं हुई, एंड इंपोर्टर प्रूफ कर देता है कि जो प्राइस है ऑफ जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उन्होंने बोला है वो आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। तो इन दैट सिनेरियो जो भी रिलेटेड का टीवी है उसको अपने एक्सेप्ट कर लेंगे। ये रहा, कितना सारा रुपया है देखो। अच्छा, नाउ लिसन टू वन मोर थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपने बोलने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोगों को यही फॉर्मेट फॉलो करना है एग्जाम में। आप किसी से भी पढ़े हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट अब आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर एग्जाम में यही फॉर्मेट से करके आओगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी पूरे आंसर में, और आंसर रॉन्ग होने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। तो वो क्या है, तो इसको समझने के पहले सबसे पहले एक और चीज समझते हैं। तो एक चीज जो अपने समझने वाले हैं वो ये है कि ये देखो, ये है अपना इंडिया, ठीक है, भारत माता। ये है टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स होता है आपको 12 नॉटिकल माइल्स, ये तो आपको पता ही होगा 12 नॉटिकल माइल्स। जब आप ये क्रॉस करोगे तो माना जाएगा कि आपने इंडिया में एंट्री ले ली है, और ये हो गया एक फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री से जब भी माल इंडिया में आता है तो यहाँ फॉरेन का पोर्ट भी होगा, जैसे यहाँ ये अपना पोर्ट है वैसे फॉरेन का भी एक पोर्ट होगा। तो फॉरेन का एक पोर्ट होता है, और इसको अपने बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। यानी जब आपका गुड्स यहाँ पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। और यहाँ पे एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से आपने प्रोडक्ट मंगाया, तो अगर इस फैक्ट्री के गेट पे आप परचेज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि अगर फैक्ट्री की गेट पे जब प्रोडक्ट है तो वो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है। एफओबी होता है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस होता है, जब वो
उस कंट्री के पोर्ट में होता है जिस कंट्री से आप मंगवा रहे हो। पोर्ट इंक्लूड्स एयरपोर्ट एज वेल, मैं बोल रहा हूँ। अब आपका प्रोडक्ट जब यहां से चलेगा 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 यहां आ जाएगा इंडिया में, तो यहां पे अपने निकालेंगे उसकी एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू क्या होती है? सीआईएफ। सीआईएफ मतलब क्या होता है? सीआईएफ मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होता है तुम्हारा एफओबी। तो अपने को सिर्फ क्या एडजस्ट करना है? इंश्योरेंस और फ्रेट का एडजस्टमेंट करना है। ये अपने 10(2) में करते हैं, रूल 10(2) में, ठीक है। अब देखो, इंश्योरेंस एंड फ्रेट जब एडजस्ट कर दिया, यानी ये हो गया सी, ये हो गया इंश्योरेंस, ये हो गया फ्रेट, जब यहाँ पे वैल्यू आई तो आएगी अपनी सीआईएफ वैल्यू। इस सीआईएफ वैल्यू पे अपने पे करते हैं क्या? बीसीडी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट 10%। ऑलवेज बीसीडी का रेट दिया होगा। और क्या अपने पे करते हैं? एसीडी 37 और एसीडी 39। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन का। क्लियर? ओके, आ जाओ। अब एफओबी प्राइस क्या होता है ये समझ में आ गया। उस कंट्री में जब अपने उस कंट्री के पोर्ट का जो प्राइस है, उस पोर्ट पे जब वो गुड्स आया उस समय जो प्राइस है उसको बोलते हैं एफओबी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपने एफओबी प्राइस। इसमें दो एडजस्टमेंट करते हैं, एक रूल 10(1) का और एक अपने करते हैं रूल 10(2) का। अब रूल 10(1) का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो जो जो लिखा है बस वही एडजस्टमेंट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जो जो लिखा है बस वही एडजस्टमेंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एफओबी प्राइस यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको उसमें ऐड करना है कमीशन एंड ब्रोकरेज। सारे कमीशन, चाहे इंडिया में पे हो, बाहर पे हो, सिंगापुर, कहीं पे भी पे हो, सारे के सारे कमीशन ऐड कर देना, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, अगर बाइंग कमीशन स्पेसिफिकली लिखा होगा क्वेश्चन में तो ही ऐड मत करना। नेवर अज्यूम बाइंग कमीशन अनलेस गिवन इन द सम, यानी ज्यादा चालाकी मत करना। ऐसा ना हो कि तुमको बाद में रियलाइज हो कि तुमने कमीशन ऐड नहीं किया और तुमने नोट दे दिया अज्यूम्ड बाइंग कमीशन। ना 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 ना, ऐसे मत करना, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऐड कर देना, पर रिटर्नेबल कंटेनर का कॉस्ट ऐड मत करना। फिर पैकिंग चार्जेस ऐड कर देना। तो मैंने क्या बोला? कमीशन, सारे, कहीं पे भी पे उससे कोई मतलब नहीं, सारे कमीशन ऐड कर देना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। कभी बाइंग का कमीशन अज्यूम मत करना अनलेस गिवन इन द सम। फिर क्या ऐड करोगे? कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऐड कर दोगे, पर रिटर्नेबल कंटेनर का कॉस्ट ऐड नहीं करोगे। फिर कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऐड करोगे। 10(1)(a। अब चल रहे 10(1)(b। 10(1)(b) में कोई भी फ्री असिस्टेंस जो बायर ने दिया है सेलर को, कोई भी फ्री असिस्टेंस जो बायर ने दिया है सेलर को, वो ऐड करेंगे। कोई भी में क्या क्या? मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स, कोई भी मटेरियल या कंपोनेंट पार्ट अगर बायर ने सेलर को दिया और फिर उसको यूज करके प्रोडक्ट बना के फिर इंडिया में भेजा जा रहा है तो उसका वैल्यू ऐड कर देंगे। टूल्स, डाई, मोल्ड एंड सिमिलर आइटम, इसको भी ऐड कर देंगे। कोई भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है प्रोडक्शन में जो बायर ने भिजवाया था, फिर उस मटेरियल को कंज्यूम करके एक प्रोडक्ट बना और उसको इंपोर्ट किया गया इंडिया में, तो जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका भी वैल्यू ऐड कर देंगे। ध्यान दो, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन वर्क, प्लान एंड स्केचेस। इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन, प्लान्स एंड स्केचेस अंडरटेकन एल्सवेयर देन इंडिया। अगर डिजाइनिंग तुम अमेरिका से करवाओ तो ऐड करना, डिजाइनिंग अगर इंडिया से करवाओ तो ऐड मत करना। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस सेक्टर को हम लोग को प्रमोट करना है इंडिया में। इसका मतलब होता है तुम इंपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इंडिया में बनवाओ ना। ये सब डिजाइन, डेवलपमेंट, स्केच, ये सब इंडिया में बनाओ, इंडिया का ग्रोथ होगा। ये हम लोग वैल्यू में फिर ऐड नहीं करेंगे। अगर एल्सवेयर देन इंडिया तो ऐड कर देंगे। अच्छा, कंडीशन भी है। अब मान लो मटेरियल ए भेजा और उस मटेरियल ए से प्रोडक्ट बी बनाए, पर इंपोर्ट हुआ है प्रोडक्ट सी, तो फिर प्रोडक्ट सी के वैल्यू में वो उस मटेरियल ए को ऐड करेंगे क्या? नहीं ऐड करेंगे। कॉमन सेंस है ना, नहीं ऐड करेंगे। क्योंकि वो यूज होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो गुड्स आ रहा है एटलीस्ट उसमें यूज होगा, तभी तो वैल्यू में ऐड करोगे ना। और इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, प्लान, स्केचेस नॉट एडेड इफ टेकन इन इंडिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ये तीनों के लिए नहीं है इंडिया वाला पॉइंट, याद रखना। अब बात करते हैं रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। ऑलवेज ऐड and assume related to imported good and payable as condition of sale unless specifically mentioned in the sum। तो रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस को ऑलवेज ऐड करेंगे, पर और ऐसा लिख देंगे वर्किंग नोट में कि रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड एंड पेबल एज कंडीशन ऑफ सेल, ऐसा अपने अज्यूम कर रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि इट इज नॉट कंडीशन ऑफ सेल तो फिर मत ऐड करना।
प्रोसीड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रीसेल, ऐसा होता है कि इंपोर्ट कर लिया, बाद में इंपोर्टर बाद में जो सेलर है वो बोलता है कि इसको आगे बेचोगे ना तो मेरे को 20% कमीशन भी देना इसके साथ, तो उसको भी ऐड कर देंगे। लेकिन डिविडेंड, यानी अगर बायर की कंपनी डिविडेंड इशू करती है और वो डिविडेंड सेलर को भी मिलता है तो वो ऐड मत करना, डू नॉट ऐड डिविडेंड। और कोई भी पेमेंट जो मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल, बोला अगर ये खर्चा करोगे तो ही बेचेंगे, ये खर्चा करोगे तो ही बेचेंगे, तो उसको ऐड कर देना। तो टोटल 5 एडजस्टमेंट होते हैं 10(1) में। तो 10(1)(a) क्या बोलता है, सबसे पहले तुम ऐड कर दो सारे कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह कहीं पे भी पे हो कोई मतलब नहीं, ऐड कर देना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, कभी बाइंग कमीशन अज्यूम मत करना। पैकिंग चार्जेस ऐड कर देना और कंटेनर का कॉस्ट ऐड कर देना एक्सेप्ट रिटर्नेबल कंटेनर। फिर बी में आए, बी में क्या बोलता है, कोई भी फ्री असिस्टेंस जो बायर ने सेलर को दिया वो ऐड कर देना, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंपोनेंट, टूल्स डाई वगैरह। एंड तुम्हारा लेकिन इंजीनियरिंग वर्क इफ टेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया तो ही ऐड करना, वरना ऐड मत करना। और ये सब यूज होना चाहिए ना उस प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटीरियल गुड्स, तभी उसको ऐड करेंगे वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिर अपने को क्या ऐड करना है इसमें, सी नंबर पे रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस ऑलवेज ऐड, और अज्यूम कर लेना कि रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स एंड पेबल एज कंडीशन ऑफ सेल। बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं रिलेटेड है तो फिर मत ऐड करना। फिर क्या ऐड करोगे, कोई भी सब्सिक्वेंट रीसेल का अगर कोई भी पैसा अगर जाता है सेलर को तो वो ऐड कर देना, पर डिविडेंड इसमें इंक्लूड नहीं होता। और ई नंबर क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, कोई भी पेमेंट जो एज अ कंडीशन ऑफ सेल हुई है उसको ऐड कर देना। जब ये सारे चीजें एफओबी में ऐड करोगे, यानी एफओबी में जब रूल 10(1) का एडजस्टमेंट करोगे तो उससे आएगा एडजस्टेड एफओबी, उससे क्या आएगा, एडजस्टेड एफओबी। एडजस्टेड एफओबी के बाद हम लोग करेंगे रूल 10(2) का एडजस्टमेंट। 10(2) में सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट होता है कि इंश्योरेंस और फ्रेट। क्या होता है, इंश्योरेंस और फ्रेट। अब कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी फ्रेट को कैसे ऐड करेंगे, तो तुम्हारा सामान वेसल से आ रहा है या व्हीकल से आ रहा है, अगर तुम्हारा सामान वेसल और व्हीकल से आ रहा है, असर्टेनेबल है कॉस्ट, अपने को पता है इतना ही खर्चा लगा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो एक्चुअल कॉस्ट ऐड कर देना। अगर तुम्हारा सामान वेसल और व्हीकल से आ रहा है लेकिन खर्चा पता नहीं है कितना लगा है, क्योंकि मिल के लग गया है, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट एक साथ लग गया है, एक्यूमुलेटिव लग गया है, तो फिर क्या ऐड करेंगे, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। इसका ये मतलब होता है कि मान लो कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा भी नहीं है किसी कारणवश तो भी 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ऐड कर देंगे। एंड व्हाट इज दिस एडजस्टेड एफओबी, जो अभी अपने निकाले एफओबी प्लस रूल 10(1) का सारे एडजस्टमेंट करना है उसको बोलते हैं एडजस्टेड एफओबी, तो उसका 20% ले लेंगे। अगर आपका सामान एयरक्राफ्ट से आ रहा है, हवाई जहाज से, आप अमीर आदमी हो तो हवाई जहाज से आपका सामान आ रहा है, तो उस केस में अगर असर्टेनेबल, अपने को पता है इतना ही भाड़ा लगा है एयरक्राफ्ट का, तो भी एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेंगे, और विच एवर इज लोअर, एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लोअर। ये क्यों किया गया, देखो क्या होता है ना कि भाड़ा बहुत ज्यादा होता है प्लेन का, ठीक है, प्लेन से सामान मंगाए भाड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कर्ब करने के लिए कि एक लिमिट आ जाए उसमें, इसीलिए अपने 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी वाला लिमिट लगाते हैं इसमें। पर वेसल और व्हीकल के केस में भाड़ा ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल लेते हैं, ये रियल रीजन है इसके लिए। आपका ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट से आ रहा है, नॉट असर्टेनेबल है, तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट एज वेल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 10(1) का एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड एफओबी निकालेंगे, और उसके बाद 10(2) का एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो फ्रेट में सबसे पहले अपने क्या पड़े, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अगर आपका वेसल और व्हीकल से आ रहा है, असर्टेनेबल है एक्चुअल, नॉट असर्टेनेबल है 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो असर्टेनेबल है, तो एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लोअर, और नॉट असर्टेनेबल है तो इन दैट केस 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट से आ रहा है, व्हीकल वेसल किसी से भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक रूल है, अगर असर्टेनेबल है तो एक्चुअल, अगर असर्टेनेबल है तो एक्चुअल, नॉट असर्टेनेबल है तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। एडजस्टेड एफओबी क्या है, ये है, मैंने क्या बोला, 1.125, 1.5 नहीं, 1.25 नहीं, 0.25 नहीं, 1.25 नहीं, 1.125%, 1.125%, यहां गलती करोगे इसीलिए इतना बार रिपीट किया है मैंने। अब एडजस्टेड एफओबी में 10(2) का एडजस्टमेंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीआईएफ वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्री,
इसी को अपने बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। इस पे लगती है कस्टम ड्यूटी जो कि होती है बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट 10% ऑफ बीसीडी, ये ऑलवेज लगेगा। एक काम करो, कस्टम की बुक की फर्स्ट पेज में लिख दो कि इसको भूल मत जाना एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आप भूल सकते हो। तो ये ऑलवेज लगा के आना। और फिर एसीडी 37 और 39 तो लगता ही है। कैसे लगता है बताऊंगा। ईसीडी 3739 क्या होता है? ईसीडी 37 और 39 एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है 37 और 39 के तहत, जो कि किसके लिए बनाई गई है? वैट और जीएसटी को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। तो ये तो हो गया। ये कब करते हैं? जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब इसमें से अगर एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो अपने को जाना पड़ेगा रूल्स में। रूल 4, रूल 5, रूल 7, रूल 8, रूल 9। रूल नंबर लर्न करना, हाँ इसमें रूल नंबर लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट दे देता आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा रूल की बात कर रहे हैं। रूल 4 क्या बोलता है? वैल्यू क्या ले लेना? आइडेंटिकल गुड्स का ले लेना। अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ब्रीच हो जा रही है तो वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स लेना। रूल 5 बात करता है सिमिलर गुड। 4 आइडेंटिकल, 5 सिमिलर। दोनों में लेकिन पॉइंट सेम है कि इंपोर्टेड एट और अबाउट द सेम टाइम, at same commercial level and in same substantial same quantity, same commercial level same quantity। रूल 10(2) का एडजस्टमेंट अलाउड है। अगर दो टीवी आ गई हैं तो लोएस्ट वाली लेंगे, अगर दो टीवी आ गई हैं तो लोएस्ट वाली लेंगे। रूल 4 बोलता है टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड, रूल 5 बोलता है सिमिलर गुड। लेकिन क्या होना चाहिए? सेम कॉमर्शियल लेवल एंड सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप जिस मतलब आपने जो मंगाया प्रोडक्ट वो मंगाया 1000 kg का, अब वो प्राइस कंपेयर कर रहे हैं 20,000 kg से, तो 20,000 kg का प्राइस और 1,000 kg का प्राइस सेम नहीं होगा ना। काफी ज्यादा डिफरेंस हो सकते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल हो सकती है, काफी सारी चीजें हो सकती है। तो इस हिसाब से इस चीज को अपने को मद्देनजर रखते हुए देखना है कि सेम कॉमर्शियल लेवल और सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। आसपास भी चलेगा। रूल 10(2) का एडजस्टमेंट अपने कर सकते हैं, और 2 और मोर टीवी अगर मिल गया, 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल गया तो लोएस्ट वाले ले लेंगे। इंपोर्टेड एट और अबाउट सेम टाइम, ऐसा नहीं हो जो आप कंपेयर कर रहे हो जिस आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स के टीवी से वो है 10 साल पहले का या 1 साल पहले का, ऑलमोस्ट सेम टाइम के आसपास हो, एक हफ्ता 2 हफ्ता के आसपास, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा रूल 4 एंड रूल 5। अब आ रहे रूल 7 में। फिर रूल 8। रूल 7 क्या बोलता है? डिडक्टिव वैल्यू। अगर अपने को वैल्यू नहीं पता चल रही ना, क्या करो? इंडिया का सेलिंग प्राइस ले लो, इंडिया का सेलिंग प्राइस ले लो। कमीशन, सेल्स एक्सपेंस, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस पेबल इन इंडिया, ये सब माइनस कर दो। मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अब जनरली अपने यहां से प्राइस कैलकुलेट करते थे, पर अब अगर ये प्राइस तुमको नहीं मिल पा रही है तो इन दैट सिनेरियो या क्वेश्चन में ही तुमको बोल दिया रूल 7 लगाना है, तब क्या करोगे? यहां से यहां आओगे, ये कस्टम बैरियर है, यहां से यहां आओगे। यहां से यहां कैसे आओगे? सेलिंग प्राइस इन इंडिया ले लो, इससे कमीशन, प्रॉफिट, टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी भी माइनस कर दो और इधर आ जाओ। जब इधर आ जाओगे तो तुमको इधर वाली प्राइस पता चल जाएगी, यही होगी एसेसेबल वैल्यू। सिंपल। Selling price is the unit price at which imported identical or similar imported goods sold in the greatest aggregate quantity to unrelated person। जो greatest quantity है अपने को वो लेना है, जो greatest quantity अपने को वो लेना है, इंडिया वाला प्राइस। अगर इंडिया वाला प्राइस ले रहे हो तो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी लोगे, और अगर तुमने फॉरेन डॉलर वाला प्राइस ले, डॉलर बोल रहा है, कोई भी फॉरेन करेंसी का अगर प्राइस ले तो उसके इसमें अगर 2 और मोर है तो लोएस्ट वाला लोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें एक ऑयल वाला केस है जो अभी डिस्कस करेंगे, उसमें ये काम आएगा। रूल 8 क्या बोलता है? कॉम्प्यूटेड वैल्यू। रूल 8 बोलता है कॉम्प्यूटेड वैल्यू, मंजे मंजे वेरी मच सिंपल। अब अपने क्या करेंगे? रूल 8 के लिए अपने क्या कर सकते हैं? रूल 8 के लिए समझ लो, इधर वाला प्राइस निकालो, इसके फैक्ट्री में ये कितने का बनता है वो ले लो, फिर इसमें ऐड कर दो इसका प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट ये चार्ज करता है या कोई भी एक्सपेंस है, सब कुछ ऐड करके इसके फैक्ट्री वाला प्राइस निकालो, फिर सारे कॉस्ट वगैरह ऐड करके फिर इधर का प्राइस निकालो, कॉम्प्यूटेड वैल्यू। तो कॉम्प्यूटेड वैल्यू आता है अपना रूल 8 में, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंसेस, 10(2) का एडजस्टमेंट, और फिर अपने को मिल जाएगा एसेसेबल वैल्यू। और रूल 9 बोलता है रेसिडुअल वैल्यू। कुछ नहीं समझ में आया तो रेसिडुअल वैल्यू ले लेंगे। रूल्स में कब आना है? रूल्स में तुमको तभी आना है जब इसमें से कोई भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है, ठीक है। ओके, फिर रूल्स में अपने आ गए।
रूल कितने प्रकार के होते हैं, 4 5 आइडेंटिकल, 5 तुम्हारा सिमिलर, क्या बोलता है, अबाउट सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल, एक से ज्यादा मिला तो लोएस्ट वाला ले लेना। 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू, डिडक्टिव वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस इन इंडिया लो और उसमें से माइनस करते जाओ और कस्टम बैरियर तक आ जाओ, इसमें कस्टम ड्यूटी माइनस करना भूलना मत। और फिर रूल 8 बोलता है कंप्यूटेड वैल्यू, वहां का प्राइस कैलकुलेट कर लो, फिर वहां का प्राइस कैलकुलेट करके 10 2 का एडजस्टमेंट उसमें मार दो तो ऑटोमेटिक तुम एसेसेबल वैल्यू में पहुंच जाओगे। और कुछ नहीं समझ में आया तो रूल 9 बोलता है कि रेसिडुअल मेथड बेस्ट जजमेंट। ये था पूरा कहानी इंपोर्ट का, ये क्या था, पूरा कहानी इंपोर्ट का। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट, बहुत टफ है। क्या होता है, एफओबी जो होता है वही असेसेबल वैल्यू होता है, नो सोशल वेलफेयर चार्ज, बस इतना ही लर्न करना है। एक्सपोर्ट के केस में जो भी एफओबी है, मतलब इंडिया के पोर्ट पे जो कॉस्ट है, उल्टा सोच रहे ना, पहले हम लोग वहां सोचे थे, अब यहां से सोचो, इंडिया के पोर्ट पे जो भी कॉस्ट है वही उसका एसेसेबल वैल्यू है, और इसमें कोई भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता। ये बहुत रेयर आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है ये वाला अपना पूरा एडजस्टमेंट, और एक बार ये वाला आया था और ये वाला आया था। तो एक्सपोर्ट के केस में एफओबी एसेसेबल वैल्यू होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सपोर्ट में नहीं लगता, मत लगा देना, पूरे मार्क्स काट लेगा, सच बता रहा हूं, पूरे मार्क्स काट लेगा। अब आ जाओ रेलिवेंट डेट। अब रेलिवेंट डेट क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट डेट फॉर ड्यूटी रेट। अब मल्टीपल ड्यूटी रेट्स के डेट तुमको दिए रहेंगे, इस दिन ये रेट था, उस दिन ये रेट था, फलाना दिन ये रेट था, तुम किस दिन का लगाओगे, तो आज बताते हैं। इंपोर्ट वाला केस है, ठीक है, ऊपर जितना भी पढ़े सेक्शन 14 वगैरह वो सब इंपोर्ट वाला जो केस है, उसमें अगर होम कंजम्पशन के लिए तुम्हारा गुड्स जा रहा है, होम कंजम्पशन वाला गुड्स है, तो बिल ऑफ एंट्री जनरली क्या डेट होता है, बिल ऑफ एंट्री। बट इफ बिल ऑफ एंट्री इज प्रायर टू एंट्री इनवर्ड, यानी बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी हो गाड़ी आने के, तो इन दैट सिनेरियो तुम्हारा क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड और अराइवल। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग में भी एक अमेंडमेंट आया, याद रखना, पहले क्या था, नेक्स्ट डे, अब हो गया है प्रीवियस डे, यानी तुम्हारी गाड़ी आने के एक दिन पहले तक तुमको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना है। तो ये चीज को भूलना मत, उस समय ये प्रोविजन मत लगाना, उस समय बिल ऑफ एंट्री वाला ही प्रोविजन लगेगा। ये क्या है, प्रायर मतलब काफी, एक दिन के भी पहले अगर कर दिया है तो तब वाले केस में। तो होम कंजम्पशन में अगर आपका गुड्स आ रहा है तो जनरली डेट होता है बिल ऑफ एंट्री, पर अगर तुम्हारा बिल ऑफ एंट्री प्रायर है, यानी पहले जमा कर दिया, एक दिन पहले वाला नहीं, बहुत पहले अगर जमा कर दिया, 30 डेज तक अपने कर सकते हैं प्रायर बिल ऑफ एंट्री, और इन बाद में तुम्हारा गाड़ी आया, तो जिस दिन तुम्हारा गाड़ी आया वो वाला दिन का ड्यूटी रेट लेना, वो वाला दिन का ड्यूटी रेट लेना है। वेयर हाउस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। वेयर हाउस के केस में क्या होता है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, वेयर हाउसिंग का लेक्चर अपलोडेड है, चाहो तो देख सकते हो, अमेंडमेंट है, इस बार क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। अब एक्सपोर्ट के केस में क्या लेंगे, डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। पिलफ्रेज, पिलफ्रेज के केस में कौन सा डेट लेते हैं, जिस दिन देखो पिलफ्रेज के लिए पीटीए लाइबल होता है, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी लाइबल होती है ड्यूटी देने के लिए, और उसमें डेट लेते हैं डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईजीएम, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईजीएम। तो मैंने क्या बोला, ड्यूटी रेट क्या लेना है, अगर आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए जाने वाला है, इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे, बिल ऑफ एंट्री का डेट लोगे। पर अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर है, वो 1 डे वाला प्रायर नहीं, जो अमेंडमेंट वाला वो नहीं है, बहुत प्रायर है, यानी 29 डेज प्रायर है, तो इन दैट सिनेरियो एंट्री इनवर्ड वाला डेट लोगे। अगर आपका गुड्स वेयर हाउस में जा रहा है तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का ड्यूटी रेट लोगे। इसमें इतना जोर क्यों दे रहे हैं, अभी पता चलेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला, ठीक है। और पिलफरेज के केस में पीटीए लाइबल होता है, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो वाला देंगे, ठीक है। अब रेलिवेंट डेट फॉर एक्सचेंज रेट, देखो अपने तो इंपोर्ट वगैरह कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, तो यहाँ डॉलर वगैरह सब इन्वॉल्व होंगे, तो डॉलर पाउंड जो भी करेंसी है फॉरेन, उसको इंडिया में अगर कन्वर्ट करना तो कोई एक रेट यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा रेट यूज करेंगे। सबसे पहली बात याद रखना, सीबीआईसी का रेट यूज करोगे, किसका, सीबीआईसी का, आरबीआई वगैरह का नहीं, कहीं का भी नहीं, सिर्फ सीबीआईसी का रेट यूज करोगे। इंपोर्ट के केस में ऑलवेज प्रायर फायर कुछ नहीं, ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री वाला, ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री वाला, ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री वाला। और वेयर हाउस के केस में इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वाला, वेयर हाउस के केस में इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वाला, आप समझे वहां क्यों जोड़ दिया था, ड्यूटी रेट एक्स, एक्सचेंज रेट इनटू, और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल वाला डेट, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल वाला डेट। और दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो दोनों को मर्ज करते हैं, सेक्शन 15 एंड 14, 14 टॉक्स अबाउट एक्सचेंज रेट, 15 टॉक्स अबाउट ड्यूटी रेट। होम कंजम्पशन के लिए अगर आपका गुड्स आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री का डेट लोगे, पर अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर है तो एंट्री इनवर्ट का लोगे, ये ड्यूटी रेट। एक्सचेंज रेट किस दिन का लेंगे, एक्सचेंज रेट हम लोग लेंगे ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री, फायर फायर से कोई मतलब नहीं,
वेयर हाउस के केस में कौन सा ड्यूटी रेट लेंगे, एक्स बॉन्ड, जिस दिन छुड़वाओगे वेयर हाउस से वो वाला। पर एक्सचेंज रेट किस दिन का लेंगे, जिस दिन वेयर हाउस में डालोगे, इनटू बॉन्ड वाला, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला डेट लेंगे हम लोग ड्यूटी रेट, और शिपिंग बिल वाला लेंगे एक्सचेंज रेट। दैट्स इट, वेरी मच सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होगा नहीं अभी आपको, क्योंकि अगर आप 2-3 क्वेश्चंस बनाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और जैसे मैंने बताया एकदम वैसे इसको लर्न कर लो तो एकदम लर्न हो जाएगा तुमको। एक्स फैक्ट्री सेल, रुको थोड़ी देर में आता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आएंगे, कुछ पॉइंटर्स है वो भी एक क्वेश्चन करके फिर देखते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर क्या था अपना क्वेश्चनेयर में, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, प्राइस ऑफ द मशीनरी कितनी है, 10,000 यूके पाउंड्स। फ्रेट देखो किससे आया, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एयर से आया तो 20% वाला क्राइटेरिया लग जाएगा इसमें, 3,000 यूके पाउंड्स। इंजीनियरिंग एंड डिजाइन चार्जेस, अच्छा इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस 10(1) में एडजस्ट करते थे, 10(1) बी में एडजस्ट करते थे, और उसमें भी कहा अगर इंडिया का है तो नहीं ऐड करेंगे, अदर देन इंडिया है तो ऐड करेंगे। ये किसको पे किया, फर्म इन यूके, यूके में पे किया तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लाइसेंस फीस वो भी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स एंड कंडीशन ऑफ सेल लिख दिया है, तब तो इसको ऐड करना है, लेकिन ये 20% ऑफ प्राइस ऑफ मशीन पे ऐड होता है। कुछ मटेरियल कंपोनेंट है जो कि यूके को बायर ने सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कहाँ आएगा, 10(1) बी में, तो ये 20,000 रुपए ऐड करेंगे। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ कि इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ है, कई बार ये लोग क्या गोल कर देंगे पता है, इसी लिस्ट में इंश्योरेंस वाला देंगे नहीं, और तुम भूल जाओगे 1.5%, 1.5 नहीं 125%, नहीं 1.125%, इतना लगाना तुम भूल जाओगे पर भूलना मत। खैर इस सिनेरियो में तो दिया है। बाइंग कमीशन दिया, ऐड कर दे क्या, ऐड कर दे, ऐड कर दे, नहीं नहीं ऐड करेंगे, आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, नहीं ऐड करेंगे इसको। इंटरबैंक और सीबीआईसी दो रेट दिया है, कौन सा यूज करेंगे, सीबीआईसी ऑलवेज, तो 100 रुपीज से कन्वर्ट करेंगे। आ जाओ देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, एमटीपी मार्च 2019 का समय। प्राइस ऑफ द मशीनरी पाउंड में अपने ले लिए। इंजीनियरिंग चार्जेस क्यों ऐड किए, क्योंकि यूके में पे किया, 500 रुपए, 500 पाउंड ऐड कर दिए। लाइसेंस फीस 20% ऑफ प्राइस ऑफ मशीनरी है तो वो ऐड कर दिया 20,000, 2,000, टोटल कितना आया, 12,500 पाउंड। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 100 यूज करके, क्यों, क्योंकि सीबीआईसी का रेट लेते हैं, तो 12,50,000 पे इसको कन्वर्ट कर दिया। मटेरियल 20,000 यहाँ पे क्यों ऐड किया, कन्वर्ट करने से पहले भी तो कर सकते थे, नहीं ना मेरे भोले बाबू, ये रुपया में है और ये सारे फिगर पाउंड में थे, पाउंड रुपया एक साथ कैसे ऐड करोगे, इसीलिए इसको कन्वर्ट करके फिर ऐड करोगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, रुपये और पाउंड में कंफ्यूज मत हो जाना। अब अपने एफओबी में आ गए, ठीक है, एडजस्टेड एफओबी में आगे बोल सकते हैं। अब इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करना है, फ्रेट कितना ऐड करना है, फ्रेट ऐड करना है अपने को, कहां गया फ्रेट, फ्रेट फ्रेट 3,000 यूके पाउंड, यानी 3,000 इंटू 100 कितना होता है, 3 लाख, 3 लाख रुपीस, और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। एडजस्टेड एफओबी अपना कितना आया है, 12,70,000, तो इसका 20% कितना होता है, तो इसका 20% जो होता है वो होता है, जो कि अपना होता है 2,54,000। तो 3 lakhs और 2,54,000 विच एवर इज लोअर, तो 2,54,000 इज लोअर, तो वो लिख दिया है यहाँ पे। इंश्योरेंस अनअसर्टेनेबल होता तो 1.125 करते, अगर दिया ही नहीं रहता तो भी 1.125 करते, तो सी आई एफ हमेशा अपने माइंड में बोलना है एसेसेबल वैल्यू को, ताकि ना एफ भूलो ना आई भूलो। तो 6,000 रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऐड कर दिया, सी आई एफ वैल्यू आ गया, इसी को अपने एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं, यही निकालना था। सिंपल, वेरी मच इजी, इजी है नहीं, इजी बना दिया हूं चलो आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं, आरटीपी में 2005 का, ये तो बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। सीआईएफ वैल्यू कितना है मेरा, 8,400, एयर फ्रेट कितना है, 1,600, इंश्योरेंस कितना है, 800, एयर है याद रखना, क्या दिया है, सीआईएफ दिया है। अब ये सीआईएफ जो है ये ऑलवेज समझना कि ये वाला एयर को यूज किया होगा, पर अपने को तो ये वाला एयर नहीं यूज करना, अपने को तो कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा लोअर है, हो सकता है ये हो चाहे वो हो, तो कोई भी हो, तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एफओबी, तो अपने क्या करेंगे, सीआईएफ में से एयर और इंश्योरेंस हटा देंगे, कॉस्ट, सीआईएफ में से इंश्योरेंस और फ्रेट हटा देंगे तो कॉस्ट बचेगा, डेट इज एफओबी। तो अगर ये दोनों को अपने इससे माइनस करेंगे तो अपना फिगर आ जाएगा 6,000 रुपए, ये क्या होगा, एफओबी। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एफओबी प्राइस अपने पास आ गया है, ठीक है।
बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की हो 28/2 को और एयरक्राफ्ट आया है 10/3 को, तो प्रायर है क्या? जी हाँ, प्रायर के केस में हम लोग क्या लेते हैं? इंट्री इनवर्ड वाला डेट लेते हैं। लेकिन ये इंट्री इनवर्ड वाला जो अपने डेट लेते हैं या डेट ऑफ अराइवल लेते हैं, ये किसके लिए लेते हैं? ड्यूटी की एक्सचेंज। वेरी गुड, ड्यूटी के लिए। तो ड्यूटी रेट अपने को कौन सा दिन का लेना है? अपने को लेना है 10/3 का, यानी 16%, 28%, 12%। सबके लिए है वो, ठीक है, सिर्फ बीसीडी के लिए नहीं है। एक्सचेंज रेट अपने किस दिन का लेते हैं? एक्सचेंज रेट अपने लेते हैं जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की। प्रायर फायर से कोई मतलब नहीं। तो बिल ऑफ एंट्री आई है तुम्हारा 28/2/16, तो 28/2/16 को अगर आई है 28/2/16, ओके। ओके, तो यहाँ करेक्शन होगा, ये 28/2/16 होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। 28/2/16 है, तो अपने को सीबीआईसी का लेना है कि आरबीआई का? सीबीआईसी का, तो अपने लेंगे 48 ये। तो ये क्या निकला? ये और ये। अपने पास क्या आ चुका है? अपने पास एफओबी आ गई है। एफओबी आ गई है 6000, तो अपने क्या करेंगे? एफओबी लेंगे 6000। 10(1) का कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है तो करना नहीं है, एडजस्टेड एफओबी आ गया। अब फ्रेट निकालेंगे 20%, तो 6000 का 20% होता है 1200, और अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा ही आने वाला है। तो 1200 रुपये अपने ले लेंगे। इंश्योरेंस दिया हुआ है तो एक्चुअल ले लेंगे। उसके बाद आ जाएगा सीआईएफ वैल्यू। अब सीआईएफ वैल्यू को अपने कन्वर्ट करेंगे इसमें, फिर आएगा एसेसेबल वैल्यू। अब क्या करेंगे? देखो, बीसीडी निकालो इतना, सोशल वेलफेयर ऑलवेज कभी दिया नहीं होगा 10%, देखो इसमें भी नहीं दिया था तो ये निकाल दिया। देखो ये 16% इन्होंने लिया है, देखो 16% करेक्ट बोला, मानते नहीं हो तुम लोग। फिर एसीडी 37 किस पे निकलता है? एसीडी 37 तुम्हारा निकलता है एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। एसेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। एसेसेबल वैल्यू, बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसका 28%। और तुम्हारा एसीडी 39 किस पे निकलता है? एसीडी 39 भी तुम्हारा इसी पे निकलता है, तो एसीडी 39 अपने इसमें निकाल दिए। अब टोटल कस्टम ड्यूटी में एसेसेबल वैल्यू ऐड मत कर देना, ड्यूटी निकाल रहे तो सिर्फ ड्यूटी वाले सारी चीजें ऐड करना, ये वाली सारी चीजें ऐड करके यहाँ पे निकाल देना। सिंपल, कितना इजी है यार। अब आते हैं एक्स फैक्ट्री सेल पे, ठीक है। काफी कुछ अपने समझ लिया, अब एक्स फैक्ट्री सेल समझ लेते हैं, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग को और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। व्हाट इज एक्स फैक्ट्री सेल? तो अभी अभी यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे मतलब तुमको यहाँ पे एफओबी पे सेल नहीं हुआ, तुम्हारा सेल हुआ है एक्स फैक्ट्री, फैक्ट्री के गेट पे ही सेल हो गया। तो फैक्ट्री के गेट से पोर्ट तक का खर्चा तो ऐड करना पड़ेगा ना। उसके बाद अपने एफओबी में पहुंचेंगे, फिर इंश्योरेंस ऐड करेंगे, फ्रेट ऐड करेंगे, उसके बाद अपने कस्टम बैरियर पे पहुंच जाएंगे। सिंपल है, इतना ईजी नहीं है। एक्स फैक्ट्री सेल अगर तुम वेसल से कर रहे हो और एक्चुअल फ्रेट गिवन है, ये सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई करोगे? जब वेसल से कर रहे हो और एक्चुअल फ्रेट गिवन है। तो अपने क्या करेंगे? कैलकुलेट एज यूजुअल प्राइस ऑफ गुड प्लस कॉस्ट टिल लोड पोर्ट 10(1) 10(2, मतलब यहाँ वाला एक्स फैक्ट्री कॉस्ट इसको और यहां तक लाने का जितना खर्चा है वो, फिर इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह ऐड करो और 10(1) का जो भी एडजस्टमेंट है वो सब करके यहां तक आ जाओ, नॉर्मल कैलकुलेशन। बट इन केस एक्स फैक्ट्री से कर रहे हो और वेसल के केस में फ्रेट अनअसर्टेनेबल है, या एक्स फैक्ट्री कर रहे हो एयर से करो, अनअसर्टेनेबल अनअसर्टेनेबल कोई मतलब नहीं। अगर एयर से कर रहे हो तो ऑलवेज ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। ये मेथड क्या बोलता है? प्राइस ऑफ द गुड्स ले लो, एक्स फैक्ट्री प्राइस, डू नॉट ऐड कॉस्ट टिल लोड पोर्ट, मतलब ये प्राइस ले लो और यहां तक का खर्चा मत जोड़ना। 10(1) का एडजस्टमेंट करके 10(2) का एडजस्टमेंट करके यहां पे आ जाना। बट ऐसा क्यों करते हैं, बताते हैं। फिर 10(1) का एडजस्टमेंट कर दो, फिर 10(2) का एडजस्टमेंट करो। अब 10(2) का एडजस्टमेंट करने के लिए सिंस फ्रेट इन अनअसर्टेनेबल केस ऑफ वेसल, तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकालना पड़ेगा। ये एडजस्टेड एफओबी तुम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना, जो कि कौन सा होगा? ये वाला जो नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, प्राइस प्लस कॉस्ट इन लोड पोर्ट प्लस 10(1) ये आएगा वर्किंग नोट में। इसका 20% ले लेना, और अगर एयरक्राफ्ट का है तो 20% ये, और एक्चुअल विच एवर इज लोअर लेना, तो वो 20% भी यही वाला होगा। जब ये आ जाएगा उसके बाद इंश्योरेंस निकाल देना, अगर इंश्योरेंस दिया होगा तो वो ले लेना, नहीं दिया होगा तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ये वाला, ठीक है। इससे आ जाएगा सीआईएफ वैल्यू। ये मैं आपको जो एक्स फैक्ट्री सिखा रहा हूं ना, ये शायद ही आपको अभी तक किसी ने बताया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। तभी तुम लोग सोचते होगे ना, जब भी वैल्यूएशन करते होगे, यार कभी कभी ये ऐड करते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट करते हैं,
ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये रीजन है इसका। एन इम्पोर्टर फ्रॉम कोचिन इम्पोर्ट गुड्स करता है, वेसल से कर रहे हैं, ठीक है, वेसल से कर रहे हैं, तुरंत अलर्ट हो जाना, वेसल से कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, यानी एक्स फैक्ट्री प्राइस अपने को दिया है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू शिपमेंट, हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन, बाइंग कमीशन ये ऐड नहीं करते हैं, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, दिस इज द की चेंजर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि यहाँ पे अपने को फ्रेट दिया हुआ है, और ये कौन सा वाला केस है? ये वाला केस है अपना ये वेसल एंड एक्चुअल फ्रेट गिवन। कौन सा केस है? वेसल एंड एक्चुअल फ्रेट गिवन। तो अब क्या करेंगे? नॉर्मल कैलकुलेशन। अब देखो इन्होंने सब कुछ ऐड किया होगा, प्राइस ऑफ मशीन ऐड की है, 1000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू पोर्ट ऑफ कंट्री ऐड किया, हैंडलिंग चार्जेस ऐड किया, डिजाइनिंग चार्जेस यूएस में पे हुआ है तो वो ऐड किया, बाइंग कमीशन है तो ऐड नहीं किया है, फिर एडजस्टेड एफओबी निकाला है, फिर इसमें 10-2 का एडजस्टमेंट किया है जिसमें हमने फ्रेट एक्चुअल दिया है तो 2000 लिए, चूंकि वेसल का केस है। इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ था तो 1.125% ले लिए। जो मुंबई टू कोचिन विद इन इंडिया वाला तो अपने लेते ही नहीं है। और फिर इसमें क्या आ जाएगा? सीआईएफ वैल्यू, सीआईएफ वैल्यू आ गया, इसी को एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं, और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे 60 रुपीज लगा के तो एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये सब इस वाले में ऐड किए, चूंकि ये वाला केस है एक्स फैक्ट्री सेल में। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रोडक्ट जेड आया है तुम्हारा एयर से, अच्छा एयर से आया है, ओके। प्राइस एट दी फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, यानी एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया है, तो अपने कौन से सिनेरियो में? एक्स फैक्ट्री प्राइस और एयर, एक्स फैक्ट्री और एयर, यानी यहां क्या होगा? वर्किंग नोट वाला एडजस्टेड एफओबी निकालेंगे। यहां क्या होगा? वर्किंग नोट वाला एडजस्टेड एफओबी निकालेंगे। फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू लोड पोर्ट, देखना ये खर्चा नहीं ऐड किया होगा। कौन सा खर्चा है ये यहां से यहां तक का खर्चा है, इसको नहीं ऐड किया होगा। लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट लोड पोर्ट, वो भी नहीं ऐड किया होगा। फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ऑफ द इंपोर्टेशन, यानी अब एक्चुअल फ्रेट दिया है तो इसके साथ कंपेयर करना है अपने को, ये सब डॉलर में दिया हुआ है। इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअल दिया हुआ है तो 1.125 नहीं करना पड़ेगा तुमको। अराइव हुआ है 22/8 को, बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है होम कंजम्पशन के लिए 20/8 को, तो प्रायर है, तो प्रायर के केस में अपने क्या लेते हैं? जिस दिन अराइव हुआ, तो किस दिन अराइव हुआ? 22/8, तो 10% अपने लेंगे। बट एक्सचेंज रेट किस दिन का लेंगे? बिल ऑफ एंट्री का, सीबीआईसी का 60 रुपीज। सिंपल है, ये मेथड यहां काम नहीं करेगा, आपको बुक में मिले तो काट देना। यहाँ पे यही मेथड काम करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, एक्स फैक्ट्री एयर से आया है, और एयर से आया तो 20% एडजस्टेड एफओबी से कंपेयर करना है, जिसको अपने वर्किंग नोट में निकालने वाले हैं। तो देखो एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया, देखो सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड किया है, वो भी क्या? 20% ऑफ एफओबी। ये सारे खर्चे ऐड नहीं किए इन्होंने, जैसे मैंने बोला था, देखो ये नहीं ऐड किया, ये नहीं ऐड किया है, ये वाला तो कंपेयर करना है अपने को। तो अब अपने कंपेयर कर लेते हैं। तो अपने जब कंपेयर करने जाएंगे तो अपने को पता चलेगा, फिर वर्किंग नोट में है, देखो वर्किंग नोट में ये सारे खर्चे इन्होंने लिए हैं, फिर एफओबी निकाला, उसमें 10-1 का एडजस्टमेंट किया है तो एडजस्टेड एफओबी आ गया, उसका 20% लिया जो कि आया 1800, तो 1800 और 4500 विच एवर इज लोअर, तो 1800 ही लोअर है शायद, मुझे लग रहा है, इसीलिए 1800 लिया गया है यहाँ पे, तो ये आ गया अपना 1800। फिर सीआईएफ और कस्टम टोटल कर दिया गया है इसमें, फिर एसेसेबल वैल्यू निकाल दिया गया 60 मल्टीप्लाई करके, देखो मैंने बोला था 60 होगा, ये देखो 60 है। फिर 10% बीसीडी लिया होगा, बीसीडी लिया इन्होंने 10%, सोशल वेलफेयर भूलना मत 10% होगा, फिर तुम्हारा 12% ये होगा, और फिर सारे ड्यूटी जोड़ देना। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्स फैक्ट्री सेल क्या होता है और कब कौन सा मेथड लगाना है। तो आपकी लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, होप सो। और बाकी तो क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना पाओगे। और आपको मैं इसके साथ एक टिप भी दूंगा कि वर्किंग नोट क्या लिखना है कस्टम के वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में एक मार्क्स भी नहीं छोड़ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑलवेज इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
देखो एसेसेबल वैल्यू बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड सेफगार्ड ड्यूटी अगर दिया होगा तो वो भी लगा देना, और ये सारे जोड़ना, फिर एसीडी 37 और 39 लगाना, ये अपने ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। लाइटरेज चार्जेस को इंक्लूड करना है फ्रेट में, पर अगर 20% वाला निकाल रहे हो तब ऐड मत करना। शिप डीमर चार्जेस ओनली चार्टर्ड वेसल का लेना है, अगर शिप डीमर चार्जेस तुमको दिया है तो ओनली चार्टर्ड वेसल का लेना, पर अगर 20% वाला निकाल रहे हो तब मत ऐड करना। अब क्वेश्चन में कौन कौन से नोट दोगे तुम, क्वेश्चन में जो तुम नोट दोगे वो होगा रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ एक्सचेंज एंड एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 10(1) एंड 10(2), कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लियो, कौन सा रेट ऑफ एडजस्टमेंट लियो, रेट ऑफ एक्सचेंज लियो, और एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 10(1) एंड 10(2। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा दो इंस्टीट्यूट का या किसी भी ऑथर का, तो तुमको यही नोट उसमें कॉमन दिखेगा, और जो एक्स्ट्रा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। कॉमन में तुमको यही दिखेगा, और देखना ये हर एक में लिखा होगा, तो कॉमन वाला लर्न कर लेते हैं ना, मार्क्स क्यों छोड़ेंगे, एक मार्क्स भी नहीं छोड़ने वाले इसमें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तब रैंडमली कोई भी उठा लो तो देखो आपको यही मिलेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लिया हुआ है, रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लिया हुआ है, इंटीग्रेटेड के लिए कौन सा लिया हुआ है, और एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 10(1) एंड 10(2) लिया हुआ है। ध्यान दो हर एक में देखो सेम मिलेगा तुमको, 10(2) का एडजस्टमेंट, 10(1) का एडजस्टमेंट, फिर यहाँ पे तुम्हारा वो कहाँ गया 10(1) का एडजस्टमेंट, फिर 10(1) का एडजस्टमेंट, देखो सब कुछ इसमें दिया रहता है। ये इतना सफिशिएंट है आपके लिए कोई भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो वैल्यूएशन है, इंक्लूडिंग एक्स फैक्टरी। एक्स फैक्टरी तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं फिर समझाता हूँ तुमको अच्छे से। समझ गया होगा मुझे पता है। अभी एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इधर आ जाओ। 800 मेट्रिक टन हम लोग एडिबल ऑयल मंगाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो कौन तो 800 के सबसे नजदीक कौन सा है, 900 या 780, तो 780 सबसे नजदीक है। इसमें प्राइस क्या है 160, तो अपने क्या लेंगे प्राइस 160 ले लेंगे, तो अपने लिया 160। बट इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको तुमको ऐसे देखना है कि 900 भी लेंगे, 780 भी लेंगे, 175 भी लेंगे, 160 भी लेंगे, विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सी है 160, इसीलिए 160 लिए, 780 क्लोज है इसलिए नहीं, क्लोज 900 भी है, क्लोज तुम्हारा 900 भी है, 780 भी है, 175 160, ये दोनों में कौन सा लोअर है, ये मैंने कहां से निकाला, ये मैंने निकाला है आपका यहां से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, 2 और मोर टीवी तो लोएस्ट वाली लेनी है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को यहाँ मद्देनजर रखते हुए अपने ये लगाए, और फिर आंसर आया $160 यूज करेंगे, तो 800 इंटू 160 इंटू 60। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो आरटीपी नवंबर 2011 का क्वेश्चन है, सर्च कर लेना, तुमको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी मेरे क्वेश्चन में तो सब है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, अपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए, और अच्छे से सारे प्रोविजन समझ गए इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, इससे बेटर नहीं हो सकता। होप सो आपको अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा। जीएसटी खत्म हो चुका है, कस्टम में भी वैल्यूएशन खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अपने करेंगे ड्रॉबैक एंड बैगेज, और वेयर हाउसिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना, इस वाले में लूंगा नहीं चूंकि ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड फिर देखते देखते अपना पूरा 12 डे सीरीज खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में बुक मिल जाएगी, वहां से चाहो तो परचेज कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी आके अपने को फॉलो कर लेना। इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, डीटी की भी, लॉ की भी, ऑडिट की भी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख देना, और ढेर सारे मोटिवेशन आने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।